इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत सारे हमारे जो यहाँ पर बैठे हमारी भजन मंडली की लोग हैं, तो मैं मानना चाहूंगा कि ये अब बहुत सारे नाम तो अपन लेंगे तो पूरा टाइम हो जाएगा। पूरे हमारे ग्राम के जो भजन मंडल के लोग बैठे हैं, आदर्श रामायण भजन मंडल इनका नाम है। अच्छा। और बहुत ही सुंदर इनकी प्रस्तुति रही है। तो सरपंच साहब से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं ग्राम पंचायत नाहिया सरपंच हूँ। नाम मेरा खिलाड़ी लाल घिंडोडे है। सरपंच साहब, थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताएंगे, इस गांव की पृष्ठभूमि के बारे में कि कैसा गांव है आपके यहाँ, कैसी खेती बाड़ी होती है और गतिविधियां इस गांव में। मेरे गांव में काश्तकार ही ज्यादा है और क्या है, थोड़ा पानी वानी की समस्या है, तो काश्तकार थोड़े अपने हिसाब से काश्तकारी करते हैं। ज्यादा पानी का साधन नहीं है और हमारे गांव के सभी लोग क्या है, जरा सीधे साधे लोग हैं। आवक जावक कहीं जैसे चलना जाना है, किधर जाते नहीं है, तो इसलिए हमको थोड़ी सी परेशानी होती है। अच्छा, चलिए, तो खेती बाड़ी तो बारिश वगैरह जो पीती, पानी की हम उपलब्धता की बात करें तो आपके आसपास में पानी का कौन सा बड़ा साधन है जिस पर आप लोग निर्भर हैं गाँव वाले? पानी का क्या, एक साधन, एक छोटा सा डैम है, बस उतने ही साधन है, बाकी कोई साधन है नहीं। पानी भी कम है उसमें। जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव की पृष्ठभूमि से यहाँ पर इन्होंने अवगत कराया है, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वो किस काम पर आधारित है। क्या पशुपालन भी करते हैं या केवल कृषि भूमि से ही जुड़े हैं? थोड़ा सा इनसे जानते। नहीं, पशुपालन भी करते हैं। अपने पशुपालन से क्या है, अपना थोड़ा बहुत खर्चा पानी चलाते हैं। दूध अपने इसमें डेयरी में देते हैं और दूध से कुछ खर्चा चलाते हैं। आपके ग्राम पंचायत में क्या कार्य चल रहे हैं अभी? नहीं, अभी फिलहाल तो क्या है, ये जैसे काश्तकार से कुछ बातें होती है कि जैसा काश्तकार का जो काम आता है जी, कृषि काम, इसलिए हम क्या थोड़े आपस में समझौता करके बंद कर देते हैं। बस अब ये अभी 2-4-8 दिन के बाद में हम रोड के काम चालू करने वाले हैं। अच्छा, आपके कार्यकाल में आपने कैसे कौन से काम किए कुछ ऐसे? अभी हमारे कार्यकाल में जैसे एक हॉस्पिटल बना, एक सोसाइटी बनी जी, जो यहाँ रोड पे हम आते समय हमको दिखाई दी। हाँ, और 1-2 रोड बनाए हैं वैसे, और 4 तालाब बनाए हैं। हाँ, खेती तालाब। ये बहुत अच्छा काम किया है राकेश भैया इन लोगों ने कि जल संरक्षण, जल संवर्धन एक हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इन्होंने तालाब का निर्माण करके कहीं न कहीं वाटर कन्वर्जेशन का काम किया है। बहुत सुंदर बात सरपंच साहब आपने बताई और बहुत सारी योजनाएं आपके विभाग के माध्यम से चलाई जाती है। और कुछ ऐसे काम जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके यहाँ पर कुछ चल रहे हैं, कैसा है शिक्षा का स्तर? शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। हायर सेकेंडरी तक स्कूल है, पहली से हायर सेकेंडरी तक। लड़के बच्चे ज्यादा बाहर नहीं जाते, ना ही हम ही पढ़ते हैं वैसे। चलिए, बहुत अच्छी बात सरपंच साहब आपने बताई, चूंकि आप कृषक क्षेत्र से भी जुड़े। राकेश भैया, और भी एक बहुत अच्छे बुजुर्ग हमारे साथ में जुड़े हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हरिराम धाकड़ नाहिया। तो क्या काम चल रहा है अभी आपका? अभी बोनी, पलेवा बोनी, कटाई चल रही मक्का की, दावन वगैरह। अच्छा। और सोयाबीन तो इस साल बहुत ज्यादा पीट गई, जैसे कोई उत्पादन ही नहीं हुआ। अच्छा, रोग लग गया था। हाँ। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 45 एकड़ जमीन।
अच्छा, 45 एकड़ जमीन में सिंचाई के क्या साधन है आपके पास? सिंचाई के मात्र 10 एकड़ उसी जमीन में सिंचाई का साधन बकाया, वैसे सब फालतू पड़ी हुई है। अच्छा, तो फिर उसके बाद बारिश की भूमि जो है आप उसको जोत लाते हैं, जो बारिश के ऊपर निर्भर करती है? कुछ जमीन तो उसमें से जोतते हैं, कुछ तो चरोखड़ में पड़ी हुई है, जो जानवर चरते हैं, लायक ही नहीं जोतने लायक। कितने पशु है आपके पास? मेरे पास 8-10 पशु हैं। बहुत ही अच्छी बात है। देखो, आप बोल रहे हैं कि हमारे पास जमीन जुताऊ कम है, तो पशुपालन व्यवसाय के लिए आपके पास जो जमीन जिसपे आप चरागाह बनाया है, तो वो तो बहुत ही अच्छे फायदे का काम है। आप और अधिक पशु बढ़ा करके भी काम कर सकते हैं उस पे। पशु बढ़ा के काम कर सकते हैं, लेकिन आजकल समय का ये है, जानवर तो रख ले लेकिन उनको देखने वाले, व्यवस्था बनाने वाले कोई ऐसे मिलते नहीं है। अब हर आदमी 1-2 घर के लोग जो हैं वो इधर लग जाते हैं किसानी में। अब जानवरों को सेवा करने के लिए कोई आदमी रहता नहीं, इससे जानवर ज्यादा रख नहीं सकते। वैसे जानवर रखना फायदेमंद है या नहीं है? फायदेमंद तो है, उससे गोबर भी मिलता है, खाद बनता है, दूध बनता है। तो देखिए, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के पास अगर जानवर है तो वो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े। जैसे आपके पास बहुत अच्छी जमीन है और कम उपजाऊ भी जमीन है, जिसका उपयोग आप चरागाह के रूप में किया है, तो कितना दूध हो जाता है आपके पास? ज्यादा से ज्यादा 8-10 लीटर 20 लीटर तक होता है, इतने और ज्यादा नहीं कर सकते। जानवर उतने दूर जाते हैं चरने के लिए जी। पानी, जैसे बरसात गर्मी में पानी नहीं मिलता जानवरों को, इसलिए वो व्यवस्था नहीं हो पाती है। अच्छा, पशुपालन में आज के समय में जो कृत्रिम गर्भाधान जो पशु चिकित्सा विभाग से कराया जाता है, वो कितना फायदेमंद है? फायदेमंद है। हमारे यहाँ पर पशु चिकित्सालय भी है जी, वो करवाते हैं लोगों को गर्भाधान, पशु नई पद्धति वाला। हाँ, उससे फायदा मिलता है। और आपके यहाँ संस्कृति जो है, और भी क्या कार्यक्रम होते हैं समय समय पर आपके गांव में? हम देख रहे हैं कि यहाँ एक मंदिर दिखाई दे रहा है संत सिंगाजी महाराज का, तो इसके बारे में बताइए कि थोड़ा यहाँ पर क्या काम होते हैं? सिंगाजी महाराज का साल में एक बार मेला लगता है जी। पूरे गांव मिल के पूजन करते हैं और बड़ा अच्छा उत्सव मनाते हैं। हमारे गांव में 60 साल से रामलीला का प्रोग्राम होता है जी। और अभी भी साल चालू है। अगले साल वो 14 वर्ष में एक बार वो यज्ञ करवाते हैं और फिर इस प्रकार से ऐसा चौथा यज्ञ हो गया, 5वां यज्ञ होने जा रहा है 2 साल के बाद में जी। तो इस प्रकार से चल रहा है गांव का काम। कोई बहुत अच्छी संस्कृति है आपके यहाँ, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप वाले लोग काफी अच्छे नहीं हैं। ये तो पूरा गांव एक दूसरे मिलके का कोई भी प्रोग्राम जो होता है सामूहिक, उसमें सब सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। प्रोग्राम चलते रहता है, कभी भागवत होती है गांव में, सामूहिक होती है, कभी अपने व्यक्तिगत होती है, सब मिलके बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं उसको। अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। देखिए राकेश भैया, गांव की एक पृष्ठभूमि है, काफी अच्छी है। यहाँ सब लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं, बड़े अच्छे कार्यक्रम करते हैं और कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय बना के रखते हैं, तो कहीं न कहीं अच्छी दिनचर्या इनकी निकलती है। और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पूछी है कि गांव में एक मिलजुल कर जो काम किया जाता है। देखिए, मिलजुल कर यदि काम करेंगे तो ही बहुत अच्छे काम होते हैं और ग्रामीण विकास की आधारशिला भी यहीं से रखी जाती है। दादाजी से कुछ चीजें मैं पूछना चाहूंगा। आपके काफी अनुभव रहे हैं कृषि में, आप काफी आपकी आयु भी अधिक है, तो अनुभव भी निश्चित रूप से आपके पास रहता है। पहले की खेती और आज की खेती में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? पहले की अपेक्षा आजकल वैसे बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, समय के हिसाब से यहाँ पानी की कमी होने के कारण साथ साथ मेहनत करते हैं लोग बात, तो 50% तो सुधार है, लेकिन पानी इतना कम है कि आधी से अधिक जमीन तो वैसे फालतू पड़ी हुई है। यहाँ कम से कम हजारों एकड़ जमीन जो है बगैर पानी की है, जिसमें कोई उत्पादन नहीं होता है। अच्छा। तो उसके लिए कोई योजना हमारे पास है नहीं। आसपास कोई बांध नहीं है बड़ा, कोई नदी नहीं है, कुएं का साधन नहीं है, कुएं से पानी पर्याप्त मिलता नहीं, ट्यूबवेल में पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। और मेरा एक सुझाव था कि अगर गवर्नमेंट हमको कहीं से पानी की व्यवस्था बना दे तो हम और अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं उसमें। आइए, आपका परिचय? दिनेश डडोरे, ग्राम नाहिया, कृषक। दिलीप भैया, दिनेश डढोरे जी हैं, इनसे अपन बात करते हैं। बताइए, किस प्रकार की कृषि आप करते हैं? सर, हमारे यहाँ पे क्या है कि गन्ने की खेती होती है, गेहूं की होती है, मक्के की होती है, सोयाबीन की होती है। तो सोयाबीन तो हो ही नहीं रही आजकल, कुछ जीरो बैलेंस में जा रहा सब काम। और हमारे यहाँ मेन चीज क्या है कि जलवायु अच्छी है, जमीन भी अच्छी है, पर हमारे यहाँ वाटर लेवल नहीं है जमीन में।
पानी कमी है सर। वाटर लेवल की बात तो हमारे पूर्व जो हमारे कृषक भाई है उनने बता दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको कोई विकल्प ढूंढना पड़ता है। किसी न किसी विकल्प को लेकर के अब हमारी परिस्थितियों के अनुरूप अगर हम काम करते हैं, जैसे बारिश के दिनों में दादाजी ने बताया था कि बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक सपना भी है और मोटे अनाज की खेती के लिए कहीं न कहीं हम बड़ा प्रयास करते हैं। पहले भी हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो इसमें आपकी क्या भूमिका है आपके गांव में? नहीं, हमारे यहाँ जगनी की भी खेती होती है सर। बहुत अच्छी बात है। अभी बहुत लोगों ने लगाई है, अच्छा प्रोडक्शन होता है उसका, तेल अच्छा होता है उसका। हेल्थ के लिए, खाने के लिए तो। और मक्का भी होती है, ज्वार भी होती है, बाजरा भी होता है, होते हैं सब। अच्छा, जगनी की खेती होती है ना, आपने बताया। जगनी की खेती में आप किस प्रकार से उसकी खेती करते हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे। और क्या उसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, पूरी चीज बताइए। सर, वो जैविक खेती होती है जगनी की, उसमें रासायनिक का उपयोग नहीं होता है। और उसका जो तेल निकालते हैं तो वो हेल्थी होता है सर जगनी का। तिल जो है, तिल की वैरायटी है जगनी। तो हमारे यहाँ 20% लोग उसकी खेती करते हैं। अच्छा, इसका जो तेल है किस काम में आता है? खाने के काम में आता है सर इसका। जगनी का तेल खाने में यूज किया जाता है। आता है, और जो हड्डी वड्डी टूटती है ना सर, उसमें लगाने के काम में आता है। जगनी के तेल की आप कितना उत्पादन लेते हैं यदि हम प्रति एकड़ की बात करें तो? या क्या आप बता पाएंगे हमको ये चीज, या एक अंदाजन कुछ भी जो होता होगा अंदाज? प्रति एकड़ सर 2 खंडी होती है, यानी 3-4 कुंटल हो जाती है सर। हाँ, अपने देसी गांव की भाषा में उसको 2 खंडी बोला जाता है। वो क्विंटल की भी आपने बताई। चलिए, बहुत अच्छी बात है दिलीप भाई। और कुछ? बहुत सारे किसान भाई हमारे बीच बैठे भी हैं। बात करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक आध भजन और। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम चूंकि लोकगीत से भरा पूरा होना चाहिए और हमारे बीच में मंडल बैठा है। अच्छा, कुछ लोगों से केवल हम नाम पूछते हैं कि बहुत सारे हमारे जो गांव वाले बैठे हुए हैं, सभी अपना अपना परिचय दे दो, उसके बाद सब लोग मिलकर भजन सुनेंगे। आपका परिचय दीजिए। राजू डढोरे, ग्राम नाइया। खुशीराम झाड़े नाइया। कृष्णदास वराठे नाइया। सुरेश धाकड़ नाइया। गंगाधर वराठे। आदित्य पंडागड़े नाइया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप अभी? तीसरी। शिवदयाल डढोरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना परिचय दिया और बहुत अच्छे से हम इस कार्यक्रम को लेकर हमारे जिले के अन्य श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर तैयारी की है। चलिए, तो अब हमारे जो लोक कला मंडल है, हाँ, सुनते हैं इनसे भजन। कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी, मेरे मन में बसे हनुमान। जिसके हृदय में, हाँ जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय
चुगली कभी ना किसी की कहे, संगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। संगत से, जिसकी संगत से, जिसकी संगत से, जिसके सत्संग से हर घड़ी आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बहुत सुंदर भजन गाया, उसी से थोड़ी सी अपनी कला के चलिए सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद इस कला मंडल के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। मेरा नाम हरिदास बरोदे, मैं हमारे मंडल में मंजीरा बजाता हूँ और थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। चलिए बहुत अच्छा गाया आपने। तो क्या करते हैं आप, किस प्रकार से? सर मेरा तो व्यवसाय छोटा सा है, कपड़े बेचता हूँ गाँव बाजार जाके। चलिए बहुत अच्छी बात है दिलीप भैया। अच्छा, रेडियो भी सुनते हैं ये? रेडियो, हाँ रेडियो सुनते हैं। जी हाँ, रेडियो भी सुनता हूँ। कैसा लगता है आपको रेडियो सुनना? कभी हमारे कार्यक्रम किसानवाणी को आपने सुना होगा, तो कैसा लगा आपको? यानी सर बहुत आनंद आता है। मैं तो रेडियो एक बार चालू करता हूँ तो सर 2 घंटे तो बंद नहीं होता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए राकेश भैया, हमारे रेडियो के जो श्रोता है आज भी हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल ये रेडियो सुनना पसंद करते हैं और इनको संस्कृति से भी लगाव है, और एक छोटी सी दुकान चलाते तो दुकान चलाते चलाते रेडियो भी चालू कर लेते हैं। चलिए अब भैया बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपका सबसे पहले हम परिचय जानना चाहते हैं। जी, मैं प्रदीप झाड़े, नाहिया से खेती करता हूँ मैं। अच्छा प्रदीप जी, आप खेती करते हैं ना? तो चलिए बहुत अच्छी जानकारियां हम आपसे लेंगे। चूंकि हमारा जो कार्यक्रम है किसान वाणी, ये किसानों के लिए ही कार्यक्रम होता है और प्रतिदिन आकाशवाणी बैतूल से 7:20 से ये प्रारंभ होता है और 8 बजे तक चलता है। और इसको आप सुन सकते हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपका जो न्यूज ऑन AIR, उस पे आप ऐप है एक, उसके ऊपर भी आप बैतूल को ट्यून कर सकते हैं। तो अब प्रदीप जी, अपनी खेती बाड़ी के बारे में तो कौन सी काय की खेती करते हैं आप? मैं मुख्यतः गन्ने की खेती करता हूँ। वैसे तो गेहूं, मक्का, धान सभी मतलब करता हूँ, लेकिन मुख्य में मेरा फोकस गन्ने की खेती पे ज्यादा रहता है। अच्छा, गन्ने की खेती पे ज्यादा रहता है। बताइए हमारे श्रोताओं को कि किस तरीके से आप करते हैं, क्या गन्ने की खेती में क्या तैयारियां होती है, कैसा उत्पादन होता है और क्या आपके संसाधन है आपके पास पानी वगैरह के? पानी के संसाधन तो बहुत से हैं, लेकिन पानी का स्रोत कम होने के कारण कुछ नई तकनीकी और थोड़ा स्मार्ट वर्क करना मतलब मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। जैसे ड्रिप इरिगेशन, नोजल इरिगेशन, और अभी इस बार मैंने नया एक और प्रयोग किया है, मैंने प्लांटेशन तैयार किया। अच्छा, किस चीज का प्लांटेशन किया है? गन्ने का। वाह बहुत बढ़िया। मतलब उसको ट्रे में कोकोपीट और अपने गोबर की खाद ट्रे में मतलब मिक्स करके उसको ये करके गन्ने की एक गठान काट के उसको ट्रे में अभी मैंने समथिंग अभी 20 दिन का पौधा मेरा तैयार पोजीशन में है और खेती की तैयारी चालू है। जिसको खेती में भी तैयारी ऐसी कि मैं डबल प्लाउ करता हूँ, आड़ा खड़ा। उसके बाद में उसमें 4.5 फीट पे उसकी सार निकालना। उसके बाद में उसमें हमारे पास में 2 शुगर मिल है। अच्छा। तो वहां से क्या है, डॉक्टर माने साहब आते हैं, वो काफी गाइड करते हैं। अच्छा। कि आप ऐसा करो वैसा करो, वो जैसे जैसा अपने को बताते हैं वैसे वैसे अपन उसको। राकेश भैया, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है और एक नई बात बताने का पूरा प्रयास कर रही है। गन्ने की जो वैरायटियां है उनका ये बीज तैयार कर रहे हैं ट्रे में। कुछ किसान भाई इस काम को अभी करने लगे हैं। तो बीज को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने क्या काम किया, ये बात बताइए। बीज को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने इसकी ट्रे आती है जिसमें 70 पौधे एक ट्रे में लगते हैं। अच्छा। और इसका एक रेडीमेड वो आता है कोकोपीट करके खाद। हाँ। और पहले ही अपन ने गोबर की जो खाद में ऊपर जो लेयर सूखी हुई आती है उस लेयर को निकाल के कोकोपीट में मिक्स करके
और इसका कटर आता है फिक्स नाप का, वो कटर भी हमने सांगली से मंगवाया था। अच्छा, महाराष्ट्र सांगली से, क्योंकि अपने यहाँ अभी कोई करता नहीं है तो औजार भी अवेलेबल नहीं था, तो वहां से मंगवाया था। और उससे हमने उसके एक जैसे पीस करके, और गन्ने का भी सिलेक्ट ऐसा किया कि नीचे के दो कांडे और ऊपर के 2 कांडे उसको यूज में ही नहीं लिए, क्योंकि उसमें नीचे के 2 कांडे में ज्यादा शुगर परसेंटेज होता है और ऊपर के 2 कांडे में शुगर कुछ रहते ही नहीं है। अच्छा। तीसरा कारण गन्ने का जो बीज सिलेक्शन करने का जो डॉक्टर माने साहब ने बताया कि इसकी उम्र मात्र 10 महीने की ही होना चाहिए। अच्छा। गन्ने जो 10 महीने का गन्ना आप सीड में यूज करोगे उसका ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। तो जैसे आपकी जो ट्रे में आपने जो बीज जो जिसकी गठान हम बोलते हैं वो आपने रख के तैयार कर ली, तो ये कौन से माह में ये काम किया आपने? ये हमने अक्टूबर लास्ट, अच्छा, 1 अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर तक उसका अंकुरण हो गया। हाँ। कितने दिन के बाद आपने इसको लगाने का सोचा है? ये 1 महीने के अंदर लग जाना चाहिए इसमें अंकुरित होने के। नहीं, अंकुरण से आपने बीज तैयार जिस दिन अपन ने बीज जिस दिन ट्रे में डाला है उस दिन से 1 महीने के अंदर वो लग जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो जड़ चलने की जो वो रहती है उसमें छोटी वो ग्लासें रहती हैं और उसको भोजन फिर जब वो हेल्दी हो जाता है तो उसको भोजन कम मिलता है, इसलिए उसको 1 महीने में लग ही जाना चाहिए। और 1 महीने में हो ही जाता है तैयार, समथिंग 2 से 3 पत्ती आ जाती है उसमें। जैसे आपने एक ट्रे में 70 पौधे तैयार किए हैं, तो 1 एकड़ में लगभग आपको कितने ट्रे की जरूरत पड़ी है? 1 एकड़ में 100 ट्रे, वैसे 100-110 ट्रे लगती है। 7000 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। हाँ। 4 फीट की अगर आप सार बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, हाँ, और 1 फीट का उसका डिस्टेंस दे रहे हैं 1 से 1.25 फीट, तो 7000 पौधे पर्याप्त है। 1 फीट के बाद एक लगाना ही पौधा है। 1x4 में उसका वो लगता है। अच्छा। 4 फीट चौड़ाई होती है और 1 फीट लंबाई होती है उसकी। इस डिस्टेंस में लगाना है तो 7000 पौधे सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अच्छा, इसका प्रति क्विंटल प्रति एकड़ क्या उत्पादन आपको संभावित है? इसका वैसे तो सांगली से हमारे भारत से में जो टॉप किसान जो जिसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है उसने बताया कि 120 टन तक 1200 कुंटल तक हमने इसका प्रोडक्शन लिया है, लेकिन हम अगर उसको 700 कुंटल भी ले रहे हैं, आधा भी लेंगे, आधा भी अगर हम मान के चल रहे हैं तो हमको कोई नुकसान नहीं है उसमें। राकेश भैया, बहुत ही सुंदर बात गन्ना किसान उत्पादकों के लिए इन्होंने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर इस विधि से हमारे किसान भाई करते हैं तो काफी अच्छा इनको लाभ होता है। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि आपने कहीं इसकी ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग ली है इसकी। जो क्या होता है, शुगर मिल समय समय पे बैठक रखती है और डेमो प्लाट दिखाती है, डेमो के लिए बुलवाती है कि आप आइए यहाँ, ये किसान ऐसी खेती कर रहा है। मैंने भी 1 एकड़ में भी डेमो प्लाट पिछले साल डाला हूँ, जिसमें ड्रिप डाला था, और उन्होंने आके समय समय पे बताया कि आप ये दवाई डालो, ये खाद डालो, ये उर्वरक डालो। तो शुगर मिल गाइड करती है, उस हिसाब से अपन उसको काम करते हैं। चलिए, आपको अच्छा फायदा मिल रहा है इसका। जी। चलिए, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मनोज वराठे, मैं ग्राम नाइया यही निवास करता हूँ। अच्छा, मनोज वराठे जी, आपका जो गांव है नाहिया, यहाँ पे हमने बहुत सारे किसानों से अभी बात की है और कि किस प्रकार की यहाँ पर खेती होती है। आपका मूलतः जो काम है, कृषि करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, पशुपालन करते हैं, उसके अनुभव हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, मैं तो अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत नाहिया में मेट का कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ अधिकांश किसान भाई अपने आत्मनिर्भर है अपने कृषि के ऊपर, परंतु यहाँ उस हिसाब से पानी की सुविधा न होने से थोड़े किसान लोग उतनी उत्पादन अच्छे से नहीं निकाल पाते। बस यही हमारे यहाँ विशेष समस्या है। अच्छा, ग्राम पंचायत में आप मैट हैं, तो ग्राम विकास को लेकर कुछ काम जैसे आपके होते हैं, तो आपकी क्या भूमिका रहती है उसमें? जी हाँ, ग्राम में जो विकास कार्य चल रहा है उसमें मजदूरों की देखरेख करना, मजदूर लगाना जहाँ भी कार्य चल रहा है वहाँ, और उनकी हाजिरी वगैरह भरना, यही हमारे कार्य रहते हैं। और गांव में काफी विकास के कार्य हमारे यहाँ प्रगतिरत भी है। हमारे सरपंच साहब ग्राम के अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमने ये जल संवर्धन के अंतर्गत जुनावनी, हमारे ग्राम पंचायत नाहिया में ग्राम है, वहाँ भी हमने 5-6 तालाब बनाए। ग्राम नाहिया में 5-6 तालाब बनाए।
और ये एड़ बंधान के ये वाले कार्य ऐसे प्रगतिरत है यहाँ। बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने ग्राम विकास को लेकर बात की है और यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर आप मैट का कार्य देखते हैं। चलिए अभी दिलीप भैया देखिए गांव में कुछ चीजें निकल के जैसे जगनी की खेती करते हैं। जगनी की खेती है और एक इन्होंने बताया कि कोकोपीट में ये गन्ने का वो तैयार कर रहे हैं। हाँ। अच्छा एक नवाचार भी यहाँ पर गांव में देखने को मिला है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिलीप भैया देखिए हमारे कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है यहाँ पर। तो राकेश भैया जैसा कि बहुत सारे किसानों से हमने बातचीत भी की है, तो चलिए अब करते हैं तैयारी यहाँ से हम वापस। राकेश भैया इस प्रकार हमारे आकाशवाणी गांव का कार्यक्रम ग्राम नाहिया में हुआ। बहुत सारे किसान भाइयों से हमने बातचीत भी की, लोकगीतों का भी आनंद लिया। यहाँ पर आदर्श रामायण भजन मंडल के कलाकारों के द्वारा काफी अच्छी प्रस्तुति भी दी, लोकगीत उन्होंने बताए हमको। और अब हमारा समय हो रहा है, तो चलिए अपने किसान भाइयों से लेते विदा। और विदा लेने के पहले एक बात बता दें कि नाहिया का जो हम पहुंचे नाहिया, यहाँ पे किसान भाइयों को बहुत हमें सहयोग मिला और जो कला मंडल है उन लोगों का भी बहुत सहयोग मिला और समय इन्होंने काफी दिया, जिसके लिए हम इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब लेते हैं आपसे विदा। आज के किसानवाणी कार्यक्रम से राकेश मौर्य और दिलीप देशमुख को दीजिए अनुमति। जय राम जी की, जय राम जी की, जय जवान जय किसान। अरे अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।